स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो वन वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS में। मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम अक्टूबर महीने की जो योजना मैगज़ीन है उसका एनालिसिस करने वाले हैं। और इस योजना मैगज़ीन के अंदर में दोस्तों जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन की। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं स्वच्छ भारत मिशन को। इसका क्या अचीवमेंट रही, अभी क्या क्या और ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। और क्योंकि देखिए आप सभी जानते हैं कि स्वच्छता और सफाई जो गांधी जी के क्या नाम है जो आइडियाज़ थे या फिर कह लीजिए जो प्रिंसिपल्स थे या जो उनकी फिलॉसफी थी उनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। और कैसे स्वच्छता ने हमारे देश में एक क्या नाम है अवेयरनेस कैंपेन तो लेकर आई हैं, साथ में इसने हेल्थ के ऊपर में जो प्रिवेंटिव हेल्थ मेजर्स हैं उनके अंदर में कैसे कंट्रीब्यूट किया है। जैसे कई लोग ना सिर्फ सफाई को एक सफाई तक देखते हैं, लेकिन आप जैसे देखेंगे, आप कभी ये टॉपिक पढ़ते होंगे तो जैसे हेपेटाइटिस हो गया, जॉन्डिस हो गया, जैसे आप हैजा, मलेरिया, कि ऐसी जो बीमारियां हैं उनमें पीने का पानी कितना साफ है, आसपास में कितनी साफ सफाई है, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कई बार ये रिपोर्ट आती है कि जैसे इतनी सारी जो ये डिसीज हैं जिनको बहुत आसानी से रोका जा सकता है, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा अगर हम साफ सफाई को क्या करें, अचीव कर लें। तो इन बीमारियों से भी हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। जैसे वॉशरूम, टॉयलेट, स्वच्छ भारत मिशन में उसने बहुत सारी चीजें क्या करी है, चेंज करी है। ना सिर्फ ओपन डेफिकेशन को रोका है, जहां पर ओपन डेफिकेशन एक तरफ में विमेन के लिए उनकी जो कहते हैं ना जो अस्मिता है या फिर कह लीजिए जो उनकी डिग्निटी है उसको प्रिजर्व करता है। साथ में खुले में शौच करने से जो एक नुकसान होता था, जिसके कारण में चारों तरफ में खुले में वेस्ट होता था, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां पैदा होती थी, वो भी रोका गया। कई बार क्या होता था, आपने देखा होगा कि ग्राउंड वाटर भी क्या होता है, कंटेमिनेट, उसको भी रोका। तो मतलब बहुत सारी चीजें क्या है इसके साथ में इम्पैक्ट कर रही हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं अगर आपको बताऊं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, तो स्टडी IQ IAS के इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बैच बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जो बच्चे 2026 की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी 2027 करने वाले बच्चों के लिए भी हमारे पास में बहुत ही बेहतरीन बैच है। ये कंप्लीट पैकेज है। कंप्लीट पैकेज का मतलब कंप्लीट पैकेज, इसमें एनरोल करने के बाद में आपको और कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें डेली आपको एक तो लाइव क्लासेस मिलेंगी, साथ में इसमें आपको बुक्स मिलेंगी, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूडेड इसी बैच में। साथ में अगर देखा जाए तो प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स, जब आपका प्रीलिम्स का एग्जाम नजदीक आएगा उसका क्रैश कोर्स है, मेंस का क्रैश कोर्स है, डेली करंट अफेयर की क्लासेस हैं, 18 बुक्स का सेट है, CSET की क्लासेस हैं, 1-to-1 मेंटोरशिप है जो कि पूरी तैयारी में आपको मिलेंगी। तो ये सब कुछ है मात्र 30,000 रुपीज़ के इस बैच के अंदर में। तो दोस्तों आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको PRT लाइव कोड यूज़ करना है। और ये बैच हमारा 25 नवंबर से शुरू हो रहा है। सुबह 8 बजे इसकी क्लासेस हुआ करेंगी, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों हमारा एक लॉन्ग टर्म बैच 2027 के लिए शुरू हो रहा है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर में भी आपको क्या करना है, यहाँ पर PRT लाइव कोड, देखिए अगर आप किसी बैच को या किसी भी चीज़ को परचेस करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो प्राइस है वो काफ़ी अलग रहता है। तो आपको एक कोड अप्लाई करना होगा और वो कोड है PRT लाइव, जिसके बाद में उसका प्राइस क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और इस सेशन की PDF आपको यहाँ मिलेगी। ये इंस्टाग्राम हैंडल है, आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है कि रूरल सैनिटेशन एंड जो स्मार्ट अप्रोच है, जो सस्टेन्ड सैनिटेशन है, उसके अंदर में कितना इम्पैक्ट पड़ा है स्वच्छ भारत मिशन का। तो अगर आप देखेंगे सैनिटेशन भारत में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से अगर देखा जाए तो डीपली रूटेड है। इवन अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखेंगे तो वहां पर भी वेस्ट मैनेजमेंट का बहुत एडवांस सिस्टम हुआ करता था। और इतनी बड़ी लीगेसी होने के बाद भी हमारा जो मॉडर्न इंडिया है वो इस पे स्ट्रगल कर रहा है। हमारे पास में इनएडिकेट सैनिटेशन है, पर्टिकुलरली रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में।
2014 में अगर देखा जाए तो मात्र 39% पॉपुलेशन ऐसी थी जिनके पास में प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज थी। अब अगर शौचालय नहीं है तो आप ओपन डेफिकेशन, खुले में शौच करने जाएंगे। अब खुले में शौच करने जाना वो एक सिग्निफिकेंट हेल्थ कंसर्न है, सेफ्टी रिस्क है। किसके लिए? खास तौर पे विमेन के लिए एंड बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए। तो सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम 1986 में शुरू किया गया था, जहां पर टॉयलेट कंस्ट्रक्शन की बात की गई थी। उसके बाद में टोटल सैनिटेशन कैंपेन शुरू किया गया, जहां पर डिमांड क्रिएट करने की कोशिश की थ्रू इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, कि लोग ही क्या करें, टॉयलेट्स की डिमांड करने लग जाए, उनको ही क्या किया जाए, अवेयर किया जाए। फिर 2012 में 2012 में एक निर्मल भारत अभियान शुरू किया गया, जहां पर कम्युनिटी लेड अप्रोच शुरू की गई सैनिटेशन के लिए। लेकिन इतने सारे एफर्ट्स के बावजूद ये हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे। उसके कई सारे रीजन है। देखिए दोस्तों, समझिए, एक रीजन तो करप्शन है ही, कि शौचालय कागजों पर दिखा दिया, वास्तविकता में है ही नहीं। शौचालय के पैसे बीच में खा लिए, कुछ ग्रामीण क्षेत्र में चले गए, कुछ ऐसा ऐसा करके करप्शन है। साथ में जो कम्युनिटी है जिसको वो शौचालय यूज करना है, जो वॉशरूम यूज करना है, वो भी बहुत हेजिटेंट रहे, बहुत ही ज्यादा क्या है, वो कहते हैं ना जिद्दी स्वभाव टाइप में, कि हम चेंज नहीं होंगे। तो हमें मल्टीफोल्ड वे में काम करना पड़ेगा, जहां पर हमें वॉशरूम की क्वालिटी, उसमें करप्शन ना हो, ये चीज इंश्योर करने, साथ में बिहेवियरल चेंज भी लाना पड़ेगा, लोगों को सही में अवेयर करना पड़ेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए 2 अक्टूबर 2014 में 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया गया, जिसने हमारी जो अप्रोच है सैनिटेशन के प्रति उसको शिफ्ट किया। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहा इस एम का, हमारा इस गोल का मेन एम रहा कि हमें ओपन डेफिकेशन फ्री करना है भारत को 2019 तक, और हमने इस गोल को अचीव किया। यानी कि खुले में शौच हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा वॉशरूम बनाना, ज्यादा से ज्यादा टॉयलेट बनाना है। और स्वच्छ भारत मिशन की सबसे खास बात क्या है कि यहां पर बिहेवियरल चेंज के ऊपर फोकस किया गया, जिससे लोग सही में अगर वॉशरूम बन जाए, टॉयलेट बन जाए, तो उसको यूज भी करें। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, लोगों का पार्टिसिपेशन हो, पब्लिक फाइनेंसिंग हो, पॉलिटिकल विल हो, ये सारी चीजें इसमें इंटीग्रेट की गई। तो स्वच्छ भारत मिशन का अगर इंपैक्ट देखा जाए तो सबसे पहले इंपैक्ट देखा जाए हेल्थ इंपैक्ट। तो क्योंकि पुअर सैनिटेशन होता है, जिसके कारण में जो वाटर बॉर्न जो डिसीज हैं, जैसे डायरिया हो गया, कॉलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन से पहले क्योंकि इनएडिकेट सैनिटेशन था, तो 3 लाख बच्चों की सालाना जान जाती थी इन बीमारियों के कारण में। लेकिन जब से स्वच्छ भारत मिशन हमने लॉन्च किया है, तो 3 लाख से अगर आप देखें 60 to 70,000 चाइल्ड डेथ, उनको हमने क्या किया, अवॉइड किया, यानी कि उनको हमने बचा लिया। ऐसे विमेन एंड चिल्ड्रन के ऊपर में देखा जाए तो लैक ऑफ टॉयलेट्स सबसे ज्यादा अफेक्ट करा था विमेन को। ये चीज आपने अपने आसपास में देखा होगा कि महिलाओं के ऊपर में एक बहुत बड़ा प्रेशर ये भी रहता था कि भाई सूर्य उदय से पहले, यानी कि रोशनी से पहले ही वॉशरूम जाना है, और उसके बाद में जब सूर्य ढल जाएगा, जब शाम हो जाएगी, तभी जाना। आप ये सोचिए कि कितना बड़ा हेल्थ के ऊपर में इंपैक्ट पड़ता होगा कि उतने समय तक उनको क्या नाम है, वो शौचालय में नहीं जा सकते। ठीक है। और प्लस में वो डिग्निटी के साथ में कई सारी महिलाओं का जो हैरासमेंट के लिए क्या होते हैं, एक्सपोज होते हैं। गर्ल्स स्कूल को मिस करती थी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, क्योंकि पुअर फैसिलिटीज थी। तो स्वच्छ भारत मिशन ने इन सब चीजों को क्या किया है, इंप्रूव किया, सेफ्टी को भी इंप्रूव किया, डिग्निटी को भी इंप्रूव किया, और साथ में चाइल्ड जो माल न्यूट्रिशन है उसको भी कम किया बाय ओवरऑल इंक्रीजिंग सैनिटेशन। तो स्वच्छ भारत मिशन ने आप देखिए 60 to 70,000 इन्फेंट डेथ को एनुअली अवॉइड किया है, रोका है। अगर आप देखेंगे इंक्रीज जो टॉयलेट का एक्सेस है, उसने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, उसको भी क्या किया है, कम किया है। अगर आप देखेंगे जो टोटल टॉयलेट की जो कवरेज है, जहां जहां पर इंक्रीज हुई है, उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर में लोअर चाइल्ड मोर्टेलिटी है। एवरी 10% इन टॉयलेट एक्सेस रिड्यूसेस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बाय 0.9%। आप देखें, ये बहुत बड़ी चीज है। तो ये एक क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को क्या किया, कम किया है। एनवायरमेंट इम्पैक्ट क्या हुआ है, क्योंकि ओपन डेफिकेशन होता था और वेस्ट मिसमैनेजमेंट होता था, जिसके कारण में वाटर बॉडीज पॉल्यूट होती थी, सॉइल पॉल्यूट होता था। तो स्वच्छ भारत मिशन ने इसको रिड्यूस किया है, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन को रिड्यूस किया है ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस के अंदर में। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हुआ है दोस्तों, जो पुअर सैनिटेशन कॉस्ट थी इंडिया के ऊपर में, वो जीडीपी का 6.4% था।
तो स्वच्छ भारत मिशन ने इसको भी काफी ज्यादा क्या किया है, बचाया है। 50,000 एनुअली पर हाउस होल्ड क्या किया हमने, सेविंग करी, क्योंकि हेल्थ एक्सपेंसेस उतने नहीं होते थे। साथ में आप अगर स्वच्छ भारत मिशन को अलाइन करेंगे तो ये क्लोजली अलाइन होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 के साथ में। प्लीज ये नोट करते रहिएगा। यहां पर क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की हम बात करते हैं। तो भारत ने ओपन डेफिकेशन फ्री का जो स्टेटस है 2019 में अचीव कर लिया। वैसे इसका टारगेट कब का है, 11 साल बाद था, 2030 में। स्वच्छ भारत मिशन ने कंट्रीब्यूट किया बाय कंस्ट्रक्टिंग ओवर 116 मिलियन हाउस होल्ड टॉयलेट। डायरेक्टली 6.2 को हम क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं उस कौन से टारगेट को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल गुड हेल्थ एंड वेलबींग को भी सपोर्ट कर रहा है। नंबर 3 को कौन सा आपका, ये सैनिटेशन, गुड सैनिटेशन। अगर आप देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 जेंडर इक्वालिटी, जहां पर आप सेफ प्राइवेट सैनिटेशन वुमेन को अप्लाई क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी डिग्निटी, उनकी सेफ्टी उनको इंश्योर कर रहे हैं। तो ये भी चीज को हम क्या कर रहे हैं, इसके थ्रू अचीव कर रहे हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपस में इंटरलिंक्ड है दोस्तों। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वैसे आप देखते हैं कितने 17 गोल्स हैं, जिसको 2030 तक हमें क्या करना है, अचीव करना है। और 193 कंट्रीज ने कहा है कि हम इसको क्या करेंगे, अचीव करेंगे 2030 तक। और भारत ने इसको 11 साल पहले 2019 में ही क्या किया, अचीव कर लिया है, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब उसके बाद में हमने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन का हम सेकेंड फेज लेकर आएंगे। अभी हमने ओपन डेफिकेशन को तो रोकने की बात करी, लेकिन जैसे मान के चलिए अब ओपन डेफिकेशन सस्टेन करे, आपने अचीव कर लिया कोई चीज, वो लेकिन वो कॉन्टिन्यूस रहे, वो रेगुलर मॉनिटरिंग हो, कम्युनिटी इंगेजमेंट हो। साथ में जो सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट हुआ है उसको कैसे क्या किया जाए, हैंडल किया जाए, उसको कैसे मैनेज किया जाए, वेस्ट को कैसे स्टेबलाइज किया जाए, वेस्ट टू एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जाए, क्लीननेस की तरफ में जाया जाए, विजुअल क्लीननेस की तरफ में जाया जाए, कम्युनिटी इंगेजमेंट को कैसे इंश्योर किया जाए। तो फ्यूचर क्या है, फ्यूचर है स्मार्ट स्ट्रेटेजी, जहां पर हम सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं। यह इंश्योर करना कि सैनिटेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वेल मेंटेन रहे और इंटीग्रेटेड रहे, जो काफी समय तक यूज हो सके। मेकिंग विमेन सेंट्रल, हमें क्या करना है, विमेन लीडरशिप को प्रमोट करना है सैनिटेशन एफर्ट के अंदर में। एक्सेलरेट करना है प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप दोस्तों बहुत एसेंशियल है कि सैनिटेशन में कैसे इनोवेशन लाया जाए, कैसे वेस्ट को मैनेज करा जाए, कैसे और ज्यादा क्लीननेस को अचीव किया जाए। रीस्टैब्लिशिंग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ये सब कैंपेन आगे और बढ़ाना। और ट्रेनिंग, लोगों को क्या करना है, ट्रेन करना है, सैनिटेशन वर्कर को ट्रेन करना है। तो दोस्तों यहां पर एक और चीज समझिए कि स्वच्छ भारत मिशन के इतने हमें पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें भी कुछ कमियां हैं अभी भी। जैसे अभी भी अगर आप देखेंगे सोशल ऑडिट अगर कराया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर्स का, तो अभी भी बहुत सारे जो क्या नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो टॉयलेट्स हैं, वो कागज पर मिलेंगे। दूसरा अगर आप देखेंगे तो जो क्वालिटी है टॉयलेट्स की, वो बहुत ही खराब क्वालिटी के बनाए गए हैं कई जगह पर, जो कि एक करप्शन की निशानी है। तीसरा अगर आप देखेंगे तो लोग अभी भी उतना ज्यादा ओपन नहीं है। एक समय आया था जब लोग थोड़ा सा अवेयर होना शुरू हुए थे, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है जैसे अब गांव में आप कहीं जाएंगे, बात करेंगे, तो एक वो कोविड के बाद वाला जो दौर था, जो फेज था, और खास तौर पे जो सोशल मीडिया की मिस इन्फॉर्मेशन हैं, उनके साथ में वो हेजिटेंसी थोड़ी सी क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो अगर हमें इसको सस्टेनेबल बनाना है, रिलायबल बनाना है, तो हमें इसके ऊपर में काम करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। फिर उसके बाद में देखा जाए, अब नेक्स्ट टॉपिक अगर देखें तो हमारा जो गवर्नमेंट ऑफिसेज है वो बड़े गंदे रहते हैं, और गंदे रहते हैं तो वहां पर काम भी उस तरीके से नहीं होता है, और काम उस तरीके से ना होने के कारण में आपने देखा होगा गवर्नमेंट ऑफिसेज में पेंडेंसी कितनी ज्यादा रहती है। तो क्यों ना इंस्टीट्यूशन जो है उनको साफ सफाई की जाए, सफाया जाए, साथ में वहां पर पेंडेंसी को कैसे रिड्यूस किया जाए। तो उसके लिए हर साल ना एक स्पेशल कैंपेन चलता है, स्पेशल कैंपेन 4.0, जो इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहता है क्लीननेस को, स्वच्छता को, और जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनकी पेंडेंसी को कम करना चाहता है। दिस इनिशिएटिव अलाइंस विद द विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड बिल्ड ऑन प्रीवियस सक्सेसफुल कैंपेन, जो कि 2021 से 2023 तक हुआ, जहां पर डिजिटाइजेशन, वेस्ट मैनेजमेंट एंड ऑफिस स्पेस को एनहांस करना, इसके ऊपर फोकस किया गया। तो इसके की ऑब्जेक्टिव क्या क्या रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल
जो ऑफिस स्पेस है उसको क्लीन करना, साफ करना। द कैंपेन एम्स टू ट्रांसफॉर्म गवर्नमेंट ऑफिसेज इनटू एस्थेटिकली प्लीजिंग। आप ये सबसे बड़ी चीज देखिए, वहां पर जो ये आपने क्लटर देखते हो उसको कैसे फ्री किया जाए। डिजिटल एम्पावरमेंट भी, जो सिटीजन एंगेजमेंट है वो अगर इंक्रीज होगा तो एफिशिएंसी गवर्नमेंट ऑफिसेज की इंक्रीज होगी। वाइडर इंप्लीमेंटेशन, द कैंपेन विल एनकम्पास ऑल मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, पब्लिक इंस्टीट्यूशन, इन सभी पे क्या होगा, ये काम करेगा। आप देखेंगे रिकॉर्ड को कैसे मैनेज किया जाता है। तो अभी तक जैसे फाइल्स हैं, आउटडेटेड फाइल है, उनको कैसे डिजिटाइज किया जाए, उनको कैसे मैनेज किया जाए, साथ में जो है स्क्रैप है उसको कैसे डिस्पोज किया जाए, जिससे ऑफिस का स्पेस है उसको ऑप्टिमाइज किया जा सके। इसके ऊपर में भी क्या किया गया, फोकस किया गया। कम्युनिटी एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट, जैसे प्लास्टिक राक्षस, ऐसा करके क्या किया, शुरू किया है, जिससे अवेयरनेस शुरू करी गई है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को यूज ना करें, जिससे इसके क्या नाम है, प्लास्टिक का भी यूजेस कम हो। तो ये एक काफी अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है, जहां पर अदर मिनिस्ट्री, अदर गवर्नमेंट ऑफिसेज के अंदर में क्लीननेस तो अचीव होगी, साथ में वहां पर जो वर्क कल्चर है वो भी क्या होगा, बेहतर होगा। तो क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि 2047 तक हम एक डेवलप नेशन बनना चाहते हैं, डेवलप नेशन की कैटेगरी में आना चाहते हैं, उस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, तो उसमें दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है गंगा रिजुविनेशन एंड वाटर कंजर्वेशन। गंगा नदी दोस्तों ना सिर्फ एक उसकी धार्मिक महत्वता है, बल्कि एक आर्थिक, जैसा कि आपने देखा होगा कई बार हम बोलते हैं अर्थ गंगा, क्योंकि गंगा रिवर के इकोनॉमिक भी क्या है, बेनिफिट्स हमें नजर आते हैं, और साथ में रिलीजियस स्पिरिचुअल तो उसके इंपॉर्टेंस तो है ही। लेकिन आप सभी को ध्यान होगा कि गंगा नदी के साथ में एक सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वहां पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा था, और पॉल्यूशन होने के कारण में गंगा नदी की जो कहते हैं ना, गंगा नदी की जो स्पिरिचुअल जो इंपॉर्टेंस है, साथ में जो गंगा नदी के अंदर में जो जीव जंतु हैं उनके ऊपर में कितना इंपैक्ट पड़ रहा था। तो गंगा नदी एक सेंट्रल है इंडिया के कल्चरल एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज के अंदर में। 40% ऑफ पॉपुलेशन को सपोर्ट करती है गंगा नदी, और हमारी जीडीपी में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। गंगा नदी जो कि हिंदू के लिए बहुत ही पवित्र मानी जा रही है, साथ में जो वाटर क्वालिटी है इज यूनिक ड्यू टू हाई डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट। मेजर स्पिरिचुअल इवेंट्स लाइक कुंभ मेला यही किनारे पर ही होते रहे, जिसके कारण में ग्लोबल लेवल पर गैदरिंग होती है। अब आप ग्लोबल लेवल की अगर गैदरिंग हो रही है, इतने लेवल पर, मास लेवल पर लोग मोबिलाइज हो रहे हैं, तो सोचिए उसके इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होंगे। लेकिन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अनट्रीटेड सीवेज, नाले डायरेक्ट गंगा नदी में खोले गए हैं, वेस्ट को कॉन्टिन्यूसली डिस्चार्ज किया जा रहा है, जिसके कारण में सीवियर पॉल्यूशन हुआ गंगा नदी के अंदर में। और सिर्फ पॉल्यूशन यहीं तक ही नहीं, बल्कि जो गंगा नदी की बायोडाइवर्सिटी है, जो सस्टेनेबिलिटी है, उसको भी बहुत बड़ा थ्रेट आया, यहां से बहुत बड़ा थ्रेट है। तो रैपिड अर्बनाइजेशन एंड वेस्टर्न डेवलपमेंट मॉडल्स, उन्होंने इन चैलेंजेस को और ज्यादा बढ़ा दिया, और ये चैलेंजेस कंबाइन करके पुअर गवर्नेंस के साथ में, अब ये कंबाइन करके तो यानी कि अपने आप में वो चीजें और ज्यादा क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। तो 1986 में गंगा एक्शन प्लान लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के द्वारा उस समय पर, जिसका मेन एम था कि जो गंगा नदी का पॉल्यूशन है उसको क्या करना है, कम करना है, और जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे जिससे गंगा नदी के पॉल्यूशन को रोका जा सकता है। डिस्पाइट कंप्लीटिंग 652 प्रोजेक्ट्स and building 35 treatment plants, plan face challenges like inadequate infrastructure, poor governance, limited public awareness. अगर देखा जाए शॉर्ट टर्म इंप्रूवमेंट सस्टेन नहीं हो पाई, लेकिन गंगा एक्शन प्लान ने एक फाउंडेशन रख दिया कि फ्यूचर के इनिशिएटिव जैसे नमामि गंगे प्रोग्राम है वो कैसे होगा, जहां पर पब्लिक इन्वॉल्वमेंट को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो इसको आपको ध्यान होगा, नमामि गंगे मिशन 2014 में 2014 में हमने लॉन्च किया। 20,000 करोड़ का बजट इसके लिए हमने रखा, जिसके अंदर में हमने कंजर्वेशन प्लस में गंगा नदी को साफ करना, रिजुविनेट करना, इसके ऊपर में हमने एक साथ फोकस किया। तो दो मेन गोल थे इसके, एक रिवर का कॉन्टिन्यूअस फ्लो रहे, अविरल धारा, एंड जो फ्लो है वो क्या हो, निर्मल हो, यानी कि क्लीन फ्लो, और साथ में जियोलॉजिकल एंड क्या मैं जियोलॉजिकल फीचर्स हैं उनको क्या करना, प्रोटेक्ट करना। और जल शक्ति जो मिनिस्ट्री है वो इसको क्या करता है, ओवरसी करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई इनिशिएटिव जैसे
815 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना, रिवर का जो सरफेस उसको क्लीन करना, आस जो किनारे हैं उसमें अफॉरेस्टेशन करना जिससे कटाई ना हो, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का काम करना, पब्लिक को अवेयर करना, कम्युनिटी को इंगेज करना। जैसे जो गंगा नदी के आसपास के किनारे वाले जो गांव हैं वहां पर उनको अवेयर करना कि उनका वेस्ट नदी में डायरेक्ट ना जाए। इवन दोस्तों अभी तो एक स्कीम ये भी चल रही है कि गंगा नदी के किनारे वाले जो गांव हैं उनको कैसे केमिकल फ्री फार्मिंग की तरफ में लेकर जाया जाए। कम्युनिटी इंगेजमेंट इज प्रमोटेड थ्रू प्लेटफॉर्म लाइक गंगा विचार मंच। सेवरल प्रोजेक्ट किए गए रिवर फ्रंट पे, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, एक्वेटिक स्पीशीज का रिस्टोरेज, इसके ऊपर में काम किया गया। और 2021 में अगर देखा जाए प्रोग्राम ने सिग्निफिकेंट माइलस्टोन को अचीव किया। जैसे आप देखेंगे 200 सीवरेज प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिलता है, 116 इसमें इंप्लीमेंटेड हैं सक्सेसफुली। तो ये चीज़ आप देखेंगे, पॉल्यूशन कम होना, अविरल धारा रहे, अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो रहे, प्लस में लोगों का पार्टिसिपेशन हो, ज्ञान गंगा जहाँ पर नॉलेज एंड रिसर्च इंटरवेंशन है, अर्थ गंगा। ये पॉइंट मैं बार बार क्लियर कर रहा हूँ आपको कि गंगा रिवर के जो इकोनॉमिक बेनिफिट है उनको भी क्या करना है, कनेक्ट करना है, लोगों तक पहुंचाना। लेकिन गंगा नदी के साथ में मतलब क्लीनिंग के साथ में अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं। यह सबसे पहला चैलेंज है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो जो नए सीवेज ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो डिले हो रहे हैं क्योंकि लैंड एक्विजिशन उस तरीके से नहीं हो रहा, प्रोसीजरल जो हर्डल्स हैं, प्लस में पुअर परफॉर्मेंस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। रिस्टोर करना फ्लो को, गंगा का जो क्या नाम है इको चीज आप देखें, गंगा की सेल्फ प्यूरिफाइंग कैपेसिटी है, लेकिन अगर फ्लो नहीं होगा तो वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। सफिशिएंट अगर फ्लो नहीं होगा जो कि प्यूरिफिकेशन के लिए एसेंशियल है, तो वो क्या होगा, वहां पर गंगा नदी में क्या नाम है पॉल्यूशन आपको नजर आएगा। तो अगर आप देखें क्योंकि फ्लो जो है रिस्ट्रिक्टेड है, तो आप देखेंगे जो रीप्यूरिफाइंग है या फिर प्यूरिफिकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ आपको मानसून के समय पर ही देखने को मिलता है खाली। डिक्रीज वाटर फ्लो रिजल्ट्स इन रिड्यूस्ड वेलोसिटी एंड इंक्रीज सिल्टेशन, जिसके कारण में जो सेल्फ प्यूरिफाई करने की जो एबिलिटी है वो और ज्यादा खराब होती है। स्लज कंट्रोल, तो आयुष्मान भारत योजना के तहत में हमने जो ह्यूमन वेस्ट है उसको गंगा नदी में ना जाए उसके लिए हमने फोकस करने पे कोशिश करी। जैसे गंगा ग्राम एरियाज स्टैब्लिश करे, सेफ डिस्पोजल ऑफ फीकल स्लज जो कि क्या नाम है बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। ठीक है, ये भी सारी की सारी चीजें इसके ऊपर में बहुत बड़े चैलेंजेस रहे। तीसरा अगर चौथा पॉइंट आप देखिए कॉस्ट, क्योंकि जितना आप डिले करते जाएंगे, जितना आप मतलब भाई 2010 में अगर कोई प्रोजेक्ट होना था, 2014 में अगर कोई प्रोजेक्ट होना था, 2020 में अगर कोई प्रोजेक्ट होना था, उसको अगर आप 2024 तक लेकर आओगे तो उसकी कॉस्ट बाय डिफॉल्ट क्या है, बढ़ेगी। तो ये इनइफेक्टिव बना देता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। ठीक है, तो गवर्नेंस इश्यूज भी रहते हैं, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस मिनिस्ट्रीज, ये भी क्या करता है, हिंडर करता है। तो सॉल्यूशंस एंड वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं, जैसे आप ऑटोनोमस एजेंसी को स्टैब्लिश कर सकते हैं। द नेशनल गंगा काउंसिल शुड ऑपरेट एज एन ऑटोनोमस, और वहां पर क्या करें, प्लस में वाटर फ्लो को इन्हांस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं उनको इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि वो वाटर कंजम्पशन मिनिमाइज करें और स्टोर कम करें, जिससे जो वाटर के जो फ्लो है उसके ऊपर में इसका इंपैक्ट ना पड़े। ऑल्दो दिस मे इंक्रीज प्रोजेक्ट कॉस्ट, बट ये एसेंशियल है लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन के लिए, हमें इसके ऊपर में काम करने की जरूरत है। हमें कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करने की जरूरत है। स्टेट एंड यूनियन के बीच में गंगा रिवर के क्लीननेस के लिए कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत है, एंड कई लेवल पर हमें डिसेंट्रलाइजेशन की भी जरूरत है। जैसा कई सारे क्रिटिक्स सजेस्ट करते हैं कि अभी जो प्रोग्राम है वो ओवरली सेंट्रलाइज्ड है, और ड्यू टू ओवरली सेंट्रलाइजेशन ये प्रोग्राम इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे क्योंकि स्टेट्स का क्या नाम है इसमें पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या चल रहा है, बॉटम टू क्या नाम है अप अप्रोच होना चाहिए, ना कि टॉप टू बॉटम अप्रोच होना चाहिए। इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं की बात करी जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलर इकोनॉमी, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन। ये एक अच्छा टॉपिक है। आप सभी ने देखा होगा जो घर होते हैं या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट आप ले लें, तो आप किसी पुरानी चीज को जब तोड़ते हैं, जैसे आपने रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल को बनाया, डिजाइन किया, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कंजम्पशन होता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं सर्कुलर इकोनॉमी की कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वाले कॉन्सेप्ट में। तो जो कंस्ट्रक्शन साइट होती है, पहले वहां पर कुछ बनाने से पहले अगर डिमोलिशन होता है तो उस वेस्ट को कैसे रीयूज किया जा सकता है और उस वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाए, ये इस समय का एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो इंडिया के जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है हमारी इकोनॉमी में।
बट ये बहुत ज़्यादा वेस्ट भी जनरेट करता है, खासतौर पे सॉलिड वेस्ट, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन जो होता है उससे जो वेस्ट निकलता है वो 1/3 ऑफ टोटल वेस्ट होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि कई सारे शहरों में जो ये मलबे के ढेर है, मलबा, जो ये मलबा यानी कि जो कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन का जो वेस्ट है, ये जो निकल कर आता है, जो आप जैसे मान लीजिए एक दीवार तोड़ते हो, जो वेस्ट हुआ उसको मलबा बोला जाता है, तो ये एक 1/3 है टोटल वेस्ट का। तो सर्कुलर इकोनॉमी सॉल्यूशन को अपनाया जा सकता है, जैसे उस मलबे को कहीं पर यूज किया जा सकता है, क्या कहीं पर किसी रोड के अंदर में यूज किया जा सकता है, जिसके कारण में आप क्या करेंगे, जो कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन जो वेस्ट है उसको आप कम करेंगे, जिससे सस्टेनेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो स्वच्छ भारत मिशन जो 2014 में लॉन्च किया गया था, उसका मेन एम था कि कैसे क्लीनर इंडिया की तरफ में जाया जा सकता है। उसमें रिड्यूस करना है, सबसे पहली बात तो वेस्ट जनरेशन को मिनिमाइज करना है, प्रोडक्ट के लाइफ स्पैन को इंक्रीज करने की कोशिश करनी है रीयूज करके, रिसाइकल करना है, जो वेस्ट है उनको रिसोर्सेज में कैसे कन्वर्ट किया जाए, जो रिक्लेम करना है एनर्जी एंड मटेरियल्स को, और फिर क्या करना है जो बिल्कुल अब यूज के नहीं रहे उनको क्या किया जाए, सेफ तरीके से डिस्पोज किया जाए। तो ये चीज आप देख रहे हैं। तो लीनियर इकोनॉमिक सिस्टम कैसे काम करता है, टेक मेक वेस्ट, इस मॉडल पे काम करता है। लेकिन इस मॉडल से अगर आप काम करेंगे तो रॉ मटेरियल तो लिमिटेड है ना, रॉ मटेरियल की तो स्कार्सिटी है, और वेस्ट कितना जनरेट होता जाएगा। तो ये अप्रोच क्या है, अनसस्टेनेबल है, जिसके कारण में रिसोर्सेज का डिप्लेशन तो हो रहा है। भला आप सोचिए कि रिसोर्सेज को लीजिए, बनाइए और फिर वेस्ट करिए, तो रिसोर्सेज का डिप्लेशन होगा, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा, और साथ में क्या करेगा, वेस्ट जनरेशन काफी ज्यादा होगा। और खासतौर पे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, तो और ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो इसके कॉन्ट्रास्ट में हमने सर्कुलर इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट लिखा है, ये याद रखिएगा। लीनियर इकोनॉमी, जहां पर क्या करेंगे, टेक मेक कंज्यूम और थ्रो अवे, और लीनियर जो सर्कुलर इकोनॉमी को क्या कहेगा, रिसाइकल करने की बात करेंगे। इसका मेन एम है कि मिनिमाइज करना है वेस्ट को, पॉल्यूशन को, थ्रू अ क्लोज्ड लूप सिस्टम, जिसमें मेन क्या है कि आप बनाइए और उस प्रोडक्ट को जो आप बना रहे हो उसकी लाइफ को कैसे एक्सटेंड किया जा सके, फिर उससे कैसे रिसोर्सेज को रीयूज किया जा सके, और बाद में उसको कैसे रिसाइकल किया जा सके। दिस अप्रोच एंश्योर्स दैट मटेरियल रिमेन इन यूज, रिसाइकलिंग एनी अनअवॉइडेबल वेस्ट, and consider the environmental and social impact on economic activities. The construction sector in India account for 20% of total material demand and contribute over 8% of GDP. तो आप सोचिए, इतना जो मटेरियल की डिमांड है, अगर उसको आप रीयूज करते रहेंगे तो ये क्या करेगा, ये एक सर्कुलर इकोनॉमी के लिए, एक सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। और इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू, मतलब इंडिया का जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो एक्सपेक्टेड है कि 3rd लार्जेस्ट सेक्टर बनेगा ग्लोबली, क्योंकि अर्बनाइजेशन कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, घरों की शॉर्टेज हो रही है, आने वाले समय में और ज्यादा होगी। तो इंडिया नीड्स टू बिल्ड 700 to 900 मिलियन स्क्वायर मीटर ऑफ न्यू कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल स्पेस एनुअली, ये एनुअली करना है। तो अभी देखेंगे जैसे स्मार्ट सिटी मिशन हो गया, स्वच्छ भारत मिशन हो गया, वो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट को तो इंक्रीज कर ही रहे हैं, लेकिन जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि कैसे इस सेक्टर से जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, जो कि 1/3 है सॉलिड वेस्ट का, 1/4 है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का, उसको कैसे मैनेज किया जाए। आप देखिए ना, कहीं पर भी किसी शहर में चले जाएं, वहां पर वेस्ट के नाम पर मलबा सबसे बड़ा एक कंसर्न है। तो इसको जो कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन जो वेस्ट है उसको अगर रिसाइकल किया जाए तो उसके कारण में आप ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस कर सकते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है वो 40% रिड्यूस हो सकता है अगर हम उनको रिसाइकल करना शुरू कर दें तो, और इकोनॉमिक बेनिफिट तो है। तो अगर आप देखें, इंडिया जनरेट्स अप्रोक्सीमेटली 12 मिलियन टन ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट एनुअली, जो कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का 20-25% है। तो जो कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट है वो सिटी और रीजन से क्या करता है, वेरी करता है। जैसे सॉइल, सैंड एंड ग्रेवल, जो पत्थर होते हैं, 47% होंगे। ब्रिक्स एंड मैशनरी आप देखेंगे तो 32% होता है। कंक्रीट 7%, मेटल 6%, वुड 3% एंड अदर 5%। तो मटेरियल लाइक ब्रिक, टाइल, वुड, मेटल आर ऑफन सोल्ड फॉर रीयूज और रिसाइकलिंग, वाइल रिमेनिंग वेस्ट उसको हम क्या करते हैं, लैंडफिल में दबाते जाते हैं, और ये ठीक नहीं है, ये सस्टेनेबल नहीं है। तो इनको मैनेज करना कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट को, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है, और ये एनवायरमेंट फ्रेंडली तो होगा ही, साथ में एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। सोचिए, एक ऐसा सेक्टर हमारे पास में ओपन है जहां पर अगर इन्वेस्टमेंट आए तो एक बहुत बड़ा स्टार्टअप भी यहां पर क्रिएट हो सकता है, जहां पर आप रिसाइकल करें
कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट के, ठीक है, और जिससे आप नेचुरल जो रिसोर्सेज की डिमांड है वो भी कम होगी, जिससे एनवायरमेंटल डैमेज है वो भी कम होगा, और ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को भी आप कम कर सकते हैं। तो रिड्यूसिंग वेस्ट डिस्पोजल स्पेस, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट को अगर मैनेज किया जाए तो वो जो डिस्पोजल स्पेस की जरूरत होती है, जो बड़े बड़े खुले एरिया चाहिए होते हैं जहां पर आप लैंडफिल बना, उसकी भी कमी होगी, है ना। रॉ मटेरियल के इंपोर्ट की भी कमी आएगी, प्लस में आप रिसोर्सेज को भी कंजर्व कर पाएंगे, और साथ में आप रिसाइकल प्रोडक्ट को क्या कर पाएंगे, प्रमोट कर पाएंगे। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आने वाले समय में। एक और टॉपिक है इंडिया का बायोफ्यूल रिवोल्यूशन। आप सभी ने इथेनॉल का नाम सुना होगा। तो अभी जो हम, आपने देखा होगा कि जो हम क्रूड ऑयल यूज करते हैं उसको क्या करना है, हमें रिप्लेस करना है धीरे धीरे करके क्लीन एनर्जी से, क्योंकि इंपोर्ट बिल भी कम करना है, साथ में जो से ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है जो कि सस्टेनेबल नहीं, उसको भी क्या करना है, हमें कम करना है। तो इंडिया इस समय पर ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट में है एनर्जी लैंडस्केप में, जहां पर बायोफ्यूल, जैसे आप कॉर्न से बनाए, राइस से बनाए, बीट रूट से, क्या नाम है, शुगर केन, गन्ने से। तो बायोफ्यूल आर रिन्यूएबल फ्यूल्स हैं जो ऑर्गेनिक मटेरियल से बनते हैं, सच एज प्लांट बायोमास से, वेजिटेबल ऑयल से, एनिमल फैट से और एग्रीकल्चरल वेस्ट से। अनलाइक फॉसिल फ्यूल विच टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, बायोफ्यूल्स क्विकली उनको बनाया जा सकता है, मेकिंग देम अ सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स, जो कि वायबल ऑल्टरनेटिव है पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल्स लाइक गैसोलीन और डीजल का। तो इथेनॉल जो कि क्रॉप्स लाइक कॉर्न, शुगर केन से बनाया जाता है, और इथेनॉल को आप कॉमनली यूज कर सकते हैं गैसोलीन के साथ में, आप क्या ना पेट्रोल डीजल के साथ करते ही हैं। बायोडीजल जो कि वेजिटेबल ऑयल से आता है या फिर एनिमल फैट से आता है, तो बायोडीजल कैन डायरेक्टली रिप्लेस कन्वेंशनल डीजल इन व्हीकल। तो अगर देखेंगे हम वर्ल्ड के अंदर में थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर हैं, तो इंडिया अगर सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ जाना चाहता है तो बायोफ्यूल उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्लीन एनर्जी के नाते ही नहीं बल्कि हमारी नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी। क्लाइमेट चेंज से तो फाइट करेंगी, नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडियाज बायोफ्यूल जर्नी बिगेन इन अर्ली 2000, और आप देखेंगे हमने शुरू में टारगेट लिया था 5% इथेनॉल ब्लेंडिंग होगी 2001 के अंदर में, और अभी हमने क्या टारगेट लिया कि 2025 तक, 2025 तक हमें 20% क्या करना है, हमें इथेनॉल की ब्लेंडिंग करनी है। तो ये हमने कैसे शुरू किया, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, इसको इंट्रोड्यूस किया 2009 में, फिर इसको रिवाइज किया 2018 में, फिर 2022 में किया, और हमने एम्बिशियस टारगेट क्या रखा, 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है पेट्रोल में बाय 2025। प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के अंदर में आ सकता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। तो बायोफ्यूल आप सभी को पता है, शुगर केन से, कई जगह पे वुड से भी, आपने देखा होगा कई जगह जट्रोफा जो ट्री होता है उससे भी बनाया जा सकता है, उससे जो फल होता है उससे बनाया जा सकता है। तो इंडिया हैज़ अप्रोक्सीमेटली 500 मिलियन टन ऑफ बायोमास अवेलेबल एनुअली, विद 120 to 150 मिलियन टन सरप्लस है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो बायोफ्यूल कंट्रीब्यूट 12.83% ऑफ टोटल रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन, जो कि सिग्निफिकेंस है और बहुत सिग्निफिकेंट है किसके अंदर में, जो हमारा फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी उसको क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। इवन आप देखेंगे बहुत सारी पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज हैं, जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वो भी हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बायोफ्यूल रिसर्च में और प्रोडक्शन के अंदर में। आप इनिशिएटिव देखेंगे प्रधानमंत्री G1 योजना, जो प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को भी क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं कि आप सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में आइए, सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होइए। तो चैलेंज फेसिंग द बायोफ्यूल सेक्टर, तो सबसे बड़ी बात तो क्या है, आप फर्स्ट जनरेशन जो इथेनॉल है उसके ऊपर में काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है। भारत का जो टारगेट है 20% 2025 तक, उसके अंदर में क्या करना चाह रहे हैं, आप इथेनॉल प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, कहाँ से, शुगर केन से, फूड ग्रेन से। तो शुगर केन और फूड ग्रेन से अगर आप इथेनॉल को प्रोड्यूस करेंगे तो ये हम कई बार डिस्कस करते हैं, क्या ये सस्टेनेबिलिटी का कंसर्न नहीं है, क्या आने वाले समय फूड सिक्योरिटी का कंसर्न नहीं हो सकता। प्लस में अगर देखा जाए सप्लाई चेन भी बहुत बड़ा कंसर्न है इस समय पर, क्योंकि लिमिटेड सप्लाई चेन है हमारे पास में, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। फूड सिक्योरिटी कंसर्न, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे फॉर एग्जांपल गन्ना, शुगर केन आप यूज करते हैं कि हमें इथेनॉल बनाना है, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है एग्रीकल्चर पे उसका कितना बुरा असर पड़ रहा है। तो आने वाले समय में जैसे जैसे पानी का क्या नाम है डिप्लेशन होता जाएगा, तो इथेनॉल प्रोड्यूस करना वो भी शुगर केन से, आप ये बहुत बड़ा कंसर्न है। और आने वाले समय में ग्राउंड वाटर का डिप्लेशन तो और ज़्यादा क्या होगा, कम होगा, मतलब बढ़ेगा।
प्लस में ग्रीन हाउस गैसेस, आप खुद देखिए जैसे शुगर केन को या फिर एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन भी हो रहा है। तो ये एनवायरमेंटल जो गोल्स हैं उनके ऊपर भी इम्पैक्ट करेगा। एंड इथेनॉल के अंदर में जो आप प्रोडक्शन करने की बात कर रहे हैं ना, उसमें जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है शुगर केन का है। अब शुगर केन के लिए आप सोचिए सॉइल कितना ज़्यादा यूज़ होता है, साथ में आपके कितने नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, वाटर यूज़ होता है, और उसको आप अगर इसमें यूज़ कर लेंगे तो मतलब एक तरफ आप जा रहे हैं कि हमें क्या करना है, सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना है, लेकिन उसके अंदर में जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं वो अपने आप में क्या होगा, नेचुरल रिसोर्सेज के डिप्लीशन का कारण होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो आने वाले समय में देखते हैं कि चीज़ें कैसे होती हैं, बायोफ्यूल इंडस्ट्री, ये सब चीज़ें, लेकिन क्लीन एनर्जी की तरफ में जाना और क्या इसका कोई और बेहतर और सक्सेसफुल ऑल्टरनेटिव हो सकता है, ये मेजर कंसर्न इससे रिलेटेड है। तो आज के सेशन में इतना है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है भाई, ये प्लीज अच्छे से प्रिपेयर कर लो, एग्जाम में इसमें से इस इशू बेस्ड मैगजीन से कोई ना कोई क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको डिटेल में बताया था कि अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और PRT लाइव लगाकर आप कोड यूज़ करिए। PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, प्रशांत तिवारी नाम है, ये इंस्टाग्राम हैंडल, आप फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।